गैस कटिंग में प्रयोग होने वाले उपकरणों के बारे में देखा था। हमने देखा था कि गैस कटिंग करने के लिए किन किन साधनों की ज़रूरत होती है, ठीक है, कैसे हम गैस कटिंग करते हैं वो चीज़ हमने सीखी थी, ठीक है, कैसे गैसों को सेट करते हैं, कौन कौन सी टिप इस्तेमाल होती हैं, कटिंग टॉर्च क्या होती है, ठीक है, सिलेंडरों के रंग क्या होते हैं, कई सारी चीज़ें उस चैप्टर के अंदर हमने देखी थी, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वेल्डिंग पावर सोर्स, यानी कि वेल्डिंग के शक्ति स्रोत कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है, उसमें कुछ मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, वो मशीनें कौन कौन सी होती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम वेल्डिंग के कार्य को अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। तो वेल्डिंग के लिए बेसिकली कई प्रकार की मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, मैंने पहले चैप्टर में भी बताया था, जैसे एसी और डीसी पर आधारित मशीनें, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट पर आधारित मशीनें, ठीक है। मशीनें दो प्रकार की होती हैं बेसिकली, ठीक है, चलानी तो हमें करंट से ही है, या तो हम एसी करंट से चलाएंगे या फिर डीसी करंट से चलाएंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट से हमारा तात्पर्य है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, यानी कि इस करंट पर कौन सी मशीनें चलती हैं, हमारी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर चलता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट पर संचालित होने वाली मशीन का नाम हमारा ट्रांसफार्मर सेट है। तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने बताया था, दो प्रकार के बताए थे मैंने, एक ऑयल कूल्ड और एक एयर कूल्ड। एयर कूल्ड में बताया था, उसमें फैन लगा होता है, जो गर्म हो जाने वाले पार्ट होते हैं, ठीक है, उनको ठंडा रखने का काम करता है, ठीक है। और ऑयल कूल्ड में मैंने बताया था, उसमें तेल भरा जाता है, ठीक है, जो गर्म हो जाने वाले पार्ट होते हैं ट्रांसफार्मर के, वो तेल में डूबे हुए रहते हैं, जिससे वो अत्यधिक गर्म नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार का होता है भाई, इसमें इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। फिर इस टर्मिनल से निकलती है अर्थिंग केबल, ठीक है, और एक आती है हमारे रेगुलेटर से होते हुए वेल्डिंग केबल। ये जो पतियां होती हैं इसको बोलते हैं हम आयरन कोर, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या फर्क होता है, ठीक है, दो प्रकार की कोयलें होती है हमारी। अब जैसे बिजली का स्विच अगर हम बंद कर दें, ठीक है, तो बोर्ड में अंदर तो लाइट है ना, इस तक तो पहुंच रही है जब हम स्विच को ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार वेल्डिंग में होता है, जैसे हम मेन स्विच ऑन कर देते हैं, उसके आगे एक बटन होता है मशीन पे भी, मशीन में लाइट आ गई है, ठीक है, परंतु जब तक हम मशीन को ऑन नहीं करेंगे मशीन आउटपुट नहीं देगी, ठीक है। दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट, ठीक है। यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग इनपुट का काम करती है और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो आउटपुट देने का काम करती है, ठीक है, यानी कि बिजली को बाहर भेजने का काम करती है ट्रांसफार्मर से, आउटपुट देने का काम कौन सी चीज करेगी, सेकेंडरी वाइंडिंग करेगी, और इनपुट देने का काम क्या करेगी, प्राइमरी वाइंडिंग करेगी। आयरन कोर, ऐसी पत्तियां आयरन की बनी हुई जिनके ऊपर ये कॉइलें लिपटी हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयरन कोर कहा जाता है उसको, ठीक है। तो जो चीज होगी वही, ये वेल्डिंग लीड लग जाती है, फिर इसमें अर्थिंग केबल लग जाती है ट्रांसफार्मर से ऊपर, ठीक है। तो इस सिद्धांत के ऊपर जो है हमारा ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा संचालित होने वाली मशीन है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, चाहे वो एयर कूल्ड हो या फिर ऑयल कूल्ड हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर सेट जो होते हैं सिंगल फेस और थ्री फेस में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अगर हम सिंगल फेस की बात करें, कुछ काम हल्के होते हैं, प्रोडक्शन नहीं होता है जहाँ पर, वहाँ पर सिंगल फेस वाले इस्तेमाल किए जाते हैं, और जहाँ पर भारी काम करने होते हैं वहाँ पर हम थ्री फेस के ट्रांसफार्मर सेटों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक आउटपुट होती है, ठीक है, जो इसकी 85% तक की क्षमता होती है कार्य करने की। कार्य क्षमता जो होती है ट्रांसफार्मर की कितनी होती है, 85% तक, ठीक है। अगर 100 में से बात करें हम तो 85% ये कार्य करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर जो होते हैं बेसिकली हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब एक बात जनरली हम देखते हैं, हम मशीन क्या काम करती है, डायरेक्ट बिजली के तार लगा के वेल्डिंग क्यों नहीं कर सकते भाई, ठीक है, वो भी बिजली दे रहा है ट्रांसफार्मर हमें, और बिजली तो मेन स्विच में भी है। क्या हम इलेक्ट्रोड होल्डर को कोई ऐसा चीज नहीं बना सकते कि सीधा स्विच में लगा सकें, ठीक है। उसका कारण है, किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा ये, उसका मुख्य कारण ये होता है कि हमारी जो मेन सप्लाई होती है, मेन सप्लाई में क्या होता है, वोल्टेज की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक वोल्टेज और करंट, ठीक है।
जो मेन सप्लाई होती है, जो मेन आपूर्ति होती है, उसके अंदर क्या होता है, वोल्टेज की मात्रा अधिक होती है और करंट की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट सप्लाई से नहीं वेल्डिंग कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर सेट क्या करता है, ट्रांसफार्मर सेट वोल्टेज की मात्रा को, जैसे मैंने दो प्रकार के बताए, स्टेप डाउन का इस्तेमाल करते हैं हम ज्यादातर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज की मात्रा को घटा देगा और करंट की मात्रा को बढ़ा देगा। वेल्डिंग करने के लिए जरूरी चीज क्या है, हमें हमारे पास करंट ज़्यादा होना चाहिए और वोल्टेज कम होनी चाहिए। ठीक है, पर बेसिकली करंट में क्या होता है, बेसिकली सप्लाई में क्या होता है, मेन सप्लाई में उसमें वोल्टेज ज़्यादा होती है और करंट कम होता है, इसलिए हम उससे वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें मशीन की सहायता लेनी पड़ती है। मशीन वोल्टेज को कम कर देती है और करंट को बढ़ा देती है, फिर हम वेल्डिंग करने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, तो ये काम क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सेट करता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में कई जगह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जहाँ वोल्टेज को इंक्रीज करने की जरूरत होती है। ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाना हो तो वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर सेट का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, दोनों के बारे में अंतर का पता लग गया हमें, स्टेप अप और स्टेप डाउन का। स्टेप डाउन का मतलब है वोल्टेज को कम करने वाला ट्रांसफार्मर और स्टेप अप का मतलब है वोल्टेज को बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं ये। उसके बाद जो है हम सारी मशीनों को देखेंगे वेल्डिंग में कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं मल्टी ऑपरेटर सेट के नाम से भी आती है कुछ मशीनें हुई, मल्टी ऑपरेटर सेट, यानी कि जिस पर एक से अधिक आदमी काम कर सके। अब इस मशीन पे तुम काम करोगे तो एक आदमी काम कर पाएगा। इंडस्ट्री में अगर एक मशीन के साथ काफ़ी वेल्डरों को काम करना है तो हमें मल्टी ऑपरेटर सेट का इस्तेमाल करेंगे। ये किस प्रकार का सेट होता है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में प्रयोग किए जाते हैं। एक मशीन के ऊपर 12 वेल्डर काम कर सकते हैं। ठीक है, एक मशीन के ऊपर 12 वेल्डर काम कर सकते हैं। ठीक है, इस मशीन पे एक ही काम करेगा। इससे क्या मुख्य लाभ क्या होता है, इसका जगह की बचत हो जाती है। ठीक है, एक जगह के ऊपर एक तो एक मशीन रखी हो, एक 12 रखनी पड़े। ठीक है, तो 12 ज़्यादा स्पेस कवर करेगी और एक मशीन कम स्पेस कवर करेगी, पर काम वो 12 का करेगी। ठीक है, तो ये मल्टी ऑपरेटर सेट भी इस्तेमाल में लेकर आए जाते हैं हमारे। ठीक है, तो उसके बाद कुछ मशीनें जो है हमारा डीसी जनरेटर सेट होता है भाई। ये मैंने बताया, ये हम अभी बात कर रहे थे एसी करंट से संचालित होने वाली मशीनों की, और अभी मैं बात कर रहा हूँ डीसी करंट से संचालित होने वाली मशीनों की। ठीक है, यानी कि दिष्ट धारा पर, डायरेक्ट करंट पर कौन सी मशीनें इस्तेमाल होती हैं, वो चीज़ हम देखेंगे इसमें। तो डीसी जनरेटर सेट बोलते हैं, जैसा कि नाम से ही पता लग गया, डीसी करंट पर आधारित मशीन है। ठीक है, तो मोटर जनरेटर को एक ही सॉकेट पर फिट करते हैं। ये एक ऐसी मशीन होती है, जनरेटर में क्या होता है, मोटर जनरेटर को एक ही सॉकेट पर फिट कर दिया जाता है और पॉजिटिव टर्मिनल पर नेगेटिव टर्मिनल की अपेक्षा इसमें अधिक ताप उत्पन्न होता है। दो प्रकार के निशान मैंने बताए थे तुम्हें, दो प्रकार के ध्रुव होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, मैंने बताया था कि करंट का फॉलो जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। ठीक है, तो इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यानी कि जो प्लस वाला टर्मिनल होता है, धनात्मक ध्रुव जो होता है, उसके ऊपर ताप नेगेटिव टर्मिनल की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, यह जो मशीन होती है, मेन सप्लाई में एसी करंट ही होता है हमारी। ठीक है, मेन सप्लाई में कौन से करंट होता है, एसी। तो ये एसी करंट को कन्वर्ट कर देती है डीसी करंट में। ठीक है, यानी कि एसी को डीसी में बदल देती है। दूसरा, बाहर में बहुत भारी मशीन होती है ये। ठीक है, अगर ट्रांसफार्मर सेट के मुकाबले में बात करूं तो इसका वजन भी बहुत ज़्यादा होता है, घूमने वाले पार्ट होते हैं इसमें, और इनकी कीमत ज़्यादा होती है इन सेटों की। ठीक है, आर्क वोल्टेज की अगर बात करूं तो इसमें 15 से 45 वोल्ट तक की आर्क वोल्टेज इस्तेमाल होती है। ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज 60 से 100 के मध्य इस्तेमाल होती है, और जो इनकी कार्य क्षमता होती है एसी मशीनों के मुकाबले कम होती है, 65% होती है। भारी भरकम मशीनें हैं। ठीक है, आर्क ब्लो का दोष आ जाता है, आर्क अपने मार्ग से भटक जाती है। ठीक है, लगातार वेल्डिंग करते हैं हमें, तो आर्क ब्लो के बारे में स्पेशल चैप्टर आएगा आगे, उसको भी पढ़ेंगे हमें। आर्क का अपने पथ से भटक जाना। ठीक है, हम वेल्डिंग कहीं और करना चाहते हैं, मेटल कहीं और जमा होता है, तो उसको आर्क ब्लो कहते हैं। ठीक है, ये आगे चैप्टर आएगा तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो सेट होते हैं बड़े भारी होते हैं। अब एक जैसे लाइट गाड़ियाँ आती हैं। ठीक है, अब एक तुम अल्टो को देखो, अल्टो की एवरेज अच्छी होती है। ठीक है,
एक तुम उसके मुकाबले फॉर्च्यूनर को देखो, उसकी एवरेज अच्छी तो नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि भारी होगी है, भारी भरकम चीज़ होगी है, ठीक है। अब जितनी चीज़ भारी होती जाएगी गाड़ी, इंजन जितना हैवी होता जाएगा, उसका फ्यूल कंजप्शन बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार मशीनों में होता है, जो मशीन जितनी भारी होगी उसकी विद्युत खपत जो है, बिजली की खपत जो है वो उतनी ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसके कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है, जो पार्ट होते हैं मुख्य रूप से एक होती है बॉडी। यह बॉडी अब खुला तो नहीं छोड़ सकते, तमाम चीज़ें फिट कर दी हमने जनरेटर के अंदर, उसको खुला तो नहीं रख सकते हम, उसको कवर करने के लिए, उसको ढकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, बॉडी पार्टों को ढक कर रखती है सभी। उसके बाद होता है फील्ड कॉइल, इसे मेन पोल कहते हैं, यह फील्ड कॉइल बॉडी के साथ लगी होती है और चुंबकीय शक्ति यानी कि मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न करने का काम करती है, ठीक है। चुंबकीय शक्ति, दिष्ट धारा जो होती है, डायरेक्ट करंट जो होता है, चुंबक देखे, चुंबक जो बनाए जाते हैं वो दिष्ट धारा से ही बनाए जाते हैं। अगर लंबे समय तक किन्हीं लौह पदार्थों के अंदर दिष्ट धारा गुजारी जाए तो उसमें चुंबकीय गुण विकसित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद है भाई कम्यूटेटर, यह कॉपर यानी कि तांबे से बने होते हैं, यह आर्मेचर कंडक्टर से जुड़े होते हैं, यह डीसी करंट बनाने में उपयोगी होते हैं। कम्यूटेटर्स जो होते हैं हमारे कॉपर से बने होते हैं और आर्मेचर कंडक्टर के साथ जुड़े होते हैं और डीसी करंट बनाने में मददगार होते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्मेचर होता है पार्ट इसका, आर्मेचर एक्चुअली बेलनाकार स्टील ड्रम होता है, यह शाफ्ट के ऊपरी हिस्से पर फिट होता है तथा तांबे के कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता है, ठीक है। कंडक्टर जब घूमते हैं तो वो घुमाने का काम करता है जिससे कि विद्युत उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर होता है भाई पंखा या फैन। पंखा मैंने बताया था इसलिए लगाया जाता है, कोई भी मशीनी चीज़ हो बेटा, कोई भी मशीन हो उसमें छोटा मोटा फैन जरूर लगाया जाता है ताकि लगातार हो रहे घर्षण से जो वो पार्ट गर्म हो जाते हैं। जैसा मैंने हाथों का एग्जांपल देकर भी बताया था कि अगर हम हाथों को भी रगड़ते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसी प्रकार जब दो पार्ट आपस में रगड़ खाते हैं, भले ही वो निर्जीव हो पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। और जब ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वो गर्म हो जाते हैं, ठीक है। गर्म अवस्था में स्पार्किंग होने की जो है संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए उनको ठंडा रखने के लिए फैन का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन ब्रश इन्हें जनरेटर बॉडी में फिट करते हैं, यह मूविंग कम्यूटेटर्स के संपर्क में होते हैं, जनरेटर की बॉडी के अंदर ही लगाए जाते हैं कार्बन के ब्रश भी, ठीक है। फिर एक होता है भाई ऑन ऑफ स्विच, इसे स्टार्टर कहते हैं। जैसे लाल और हरे रंग का बार लगा होता है, अगर हमें चलाना है तो हम हरे को दबाएंगे, अगर हमें बंद करना है तो हमें लाल स्विच को बंद करेंगे तो जनरेटर हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है भाई प्राइम मूवर, आर्मेचर को घुमाने में प्रयुक्त। प्राइम मूवर किसको कहते हैं, मोटर को कहते हैं या इंजन को कहते हैं। किसी भी मशीन को उसको चलाने के लिए, जैसे चारा काटने की मशीन होती है, चक्की चलाते हैं, मोटर लगाते हैं ना, तो इसी प्रकार इसमें भी एक मोटर लगी होती है जो कि आर्मेचर को घुमाने का काम करती है। मोटर को ही प्राइम मूवर कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद वोल्ट एम्पियर मीटर, करंट तथा वोल्टेज की मात्रा का प्रदर्शन जो करते हैं उनको वोल्ट एम्पियर मीटर कहते हैं। बाहर लगा होता है एक घड़ी नुमा, ठीक है, जिसपे वोल्ट और एम्पियर प्रदर्शित होती है कि कितना करंट वगैरह चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पोलैरिटी स्विच। पोलैरिटी स्विच की अगर मैं बात करूं तो ऐसे स्विच जो प्लस और नेगेटिव के निशान बने होते हैं इनके, ठीक है, कि हमें होल्डर को किस में लगाना है और क्लैंप को किस में लगाना है, तो वो अदला बदली करके हम करंट को सेट कर सकते हैं जिससे हम 60% या 40% ताप प्राप्त कर सकते हैं। पोलैरिटी के बारे में मैंने पहले भी बताया था, स्ट्रेट और रिवर्स पोलैरिटी होती है। स्ट्रेट पोलैरिटी में 60% ताप जो होता है जॉब के ऊपर होता है और 40% ताप जो होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर होता है, जबकि रिवर्स पोलैरिटी में 60% ताप जॉब के ऊपर होता है और 40% ताप जो होता है वो इस पे जॉब पे होता है हमारा, ठीक है। तो ये इसके पार्ट होते हैं। ये मशीन होती है हमारी डीसी जनरेटर सेट, क्लियर है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं भाई रेक्टिफायर सेट, एक मशीन होती है हमारी, ठीक है। अब इसमें ध्यान से सुनने वाली बात यह है, एसी मशीन हमें दे रही थी केवल एसी, ये दे रही थी हमें केवल डीसी। ये तीसरे प्रकार की मशीन बना दी गई एसी डीसी रेक्टिफायर सेट, जो दोनों ही प्रकार के करंट देने में सक्षम है, ठीक है, जो दोनों ही प्रकार के करंट हमें प्रोवाइड करवा सकती है। वो कौन सी मशीन है, एसी डीसी रेक्टिफायर सेट,
ठीक है, अधिकतर प्रचलन में है आजकल, इंडस्ट्री में काफी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का आउटपुट रेक्टिफायर यूनिट से जुड़ा होता है, डीसी आउटपुट पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है। ठीक है, और इसे केबल से लेते हैं, तो ये बार प्लस माइनस के निशान होते हैं, मशीन के बार ही होते हैं। ठीक है, जो करंट होता है उसको हम वहाँ से चेंज करके ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कूलिंग पंखा तथा रेक्टिफायर सेल लगा होता है, कूलिंग पंखा ठंडा करने के लिए इस मशीन के अंदर भी लगा होता है। ठीक है, इस सेल में एल्यूमिनियम या स्टील की प्लेट लगी होती है, एल्यूमिनियम की लगेगी या स्टील की लगेगी। ठीक है, जिस पर बिस्मिथ या निकल की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, जैसा कि इसमें आयरन की इस्तेमाल हो रही थी, इसमें स्टील या एल्यूमिनियम की परत होती है जिस पर बिस्मिथ या निकल की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, कई बार जैसे तुम देखते हो लो धातुओं के ऊपर हम निकल की परत चढ़ाते हैं ताकि वो संसारण यानी जंग वगैरह से बची रहे। ठीक है, हालांकि चाहे वो लोहा हो, पर अगर उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं हम, एक दूसरी चीज की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है, तो वो लंबे समय तक काम कर सकती है। ठीक है, जैसे कई सारी चीजें होती हैं जंग को रोकने की, लोहे की चीजों पे पेंट करते हैं हम। ठीक है, क्या होता है उससे, अगर पेंट नहीं करेंगे तो ये जल्दी खराब हो जाएंगे। पेंट इनको बचा कर रखता है सीधे हवा के संपर्क से, जिससे ये लंबे समय तक लोहे की बनी वस्तुएं चल जाती हैं हमारी। ठीक है, तो रेक्टिफायर सेट में क्या होता है, एसी डीसी प्रवर्तक होता है ये, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है ये। ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है ये। और इसमें क्या होता है कि एक ऐसी चीज होती है जिसमें कन्वर्ट करने के बाद हम किसी भी सप्लाई को ले सकते हैं। जिस अगर हम एसी पे चलाना तो एसी आ रही है, ठीक है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एसी आउटपुट दे देगा ये। अगर कन्वर्ट करना है तो हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी होती है, वर्किंग कार्य क्षमता जो होती है वो 67%, 67% होती है भाई। ठीक है, इसके बाद कुछ मशीनें होती हैं हमारी डीजल इंजन सेट, यानी कि जिस मशीन को, ठीक है, जिस मशीन को हम पेट्रोल, दो प्रकार के होते हैं, पेट्रोल इंजन सेट और डीजल इंजन सेट, यानी कि जिस मशीन को पेट्रोल से चलाया जाता है उसको हमें जो ये जनरेटर ही होते हैं एक प्रकार के। ठीक है, इस जनरेटर को हम बिजली से चलाते हैं और कई बार हमें डीजल से चलाना पड़े, कई बार ऐसी जगहों पे काम करना पड़ता है, कहीं कंपनी लग रही है जैसे राजस्थान में बिजली नहीं है वहाँ पे, तब मशीनों को किससे चलाते हैं, पेट्रोल या डीजल से चलाते हैं। ठीक है, ऐसी अवस्था में अगर पेट्रोल से चला रहे हैं तो उसको पेट्रोल इंजन जनरेटर सेट कहते हैं, और अगर डीजल से चलाते हैं तो उसको डीजल इंजन जनरेटर सेट कहते हैं। ठीक है, ये फर्क होता है इन मशीनों में। जहाँ पर विद्युत की सप्लाई नहीं होती है वहाँ पर इन मशीनों का इस्तेमाल हम आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ मशीनें आती है वही इन्वर्टर टाइप, आजकल प्रचलन में है। पहले क्या होता था कि लाइट आ गई तो ठीक है, काम चल रहा है, अगर लाइट नहीं आई तो काम भी ठप पड़ जाता था, चाहे 4 दिन ना आए काम भी नहीं चला था 4 दिन। ठीक है, आजकल इन्वर्टर का भी प्रचलन में आ गए हैं। आजकल तुम देखते हो कि एसी भी इन्वर्टर बेस्ड आ गए हैं, फ्रिज भी इन्वर्टर बेस्ड आ गए हैं। ठीक है, वेल्डिंग मशीनें भी इन्वर्टर बेस्ड आ गई हैं। छोटी छोटी मशीनें आती है ना, पहले मशीनें बड़ी भारी भारी होती थी, अगर बाइक पे भी कहीं ले जाना तो बड़ी समस्याएं थी। ठीक है, बल्कि गाड़ी में ले जाने में भी समस्याएं थी, उठा के रखना, 10 आदमियों को बुलाना, उतरवाओ, कभी से चढ़ाओ। ठीक है, आजकल इतनी मशीनें आ गई हैं, बाइक पे रखी, कहीं रिपेयर करने जाना है तुरंत बाइक पे रखेंगे हम, कहीं भी रिपेयर करके आ जाएंगे। ठीक है, पहले तो नहीं थी ये फैसिलिटी। ठीक है, आजकल इन्वर्टर बेस्ड मशीनें भी आ गई हैं जो बाहर में बड़ी हल्की होती हैं और जिन पे काम करना बहुत आसान होता है, और वर्किंग जो कार्य क्षमता होती है वो भी बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, आम सामान्य रिपेयरिंग के काम करने के लिए इन मशीनों का इस्तेमाल आजकल हम करते हैं। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की मशीनें हैं जिनका इस्तेमाल हम वेल्डिंग में करते हैं। ठीक है, क्लियर ये चैप्टर भाई।